नमस्कार, मैं हूँ आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक नियमित रूप से हमारी बात पहुँचे, हमारा वीडियो पहुँचे और उनकी राय, उनके कमेंट्स, आपकी राय, आपके कमेंट्स भी हमको मिलते रहें। हमेशा उसका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का एक ऐसा रिकॉर्ड बनने जा रहा है जो भारत के प्रधानमंत्रियों के लगातार प्रधानमंत्री रहने के सारे रिकॉर्ड से आगे जाएगा। 4,399 4,399 दिन पूरे होंगे 10 जून और उसके बाद 4,400 हो जाएगा। बस उसके बाद अगली गिनती शुरू होगी। एक नया अध्याय भारतीय राजनीति में कि निरंतर आप जनता के बीच में लोकप्रियता बढ़ती जाए, एक कोने से दूसरे कोने। तो जहां जहां 25-30 साल 40 साल या पहली बार ही भारतीय जनता पार्टी आई हो, ऐसी भी सत्ता में आई, कोई असम और बंगाल में सोच नहीं सकता था कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी वहां सफलता पालेगी। तो वो लोकप्रियता का ग्राफ नीचे ऊंचा होता जाए, नीचे न जाए। और इसलिए मैं तो ये मानता हूँ कि केवल ये 12 वर्ष और 4,399 4,400 कहने के बजाय आप ये क्यों नहीं सोचते, जो मैं बार बार अपनी पुस्तक में भी जिक्र कर चुका, कि 12 वर्ष नहीं 25 वर्ष से आगे बढ़ रहा है रथ। लगातार वो 2001 से सत्ता में आए और भारत की जनता, गुजरात तो उसका हिस्सा, गुजरात से प्रेरणा लेकर के अन्य राज्यों में भी उसका लाभ उसी समय से मिलना शुरू हो गया है। चाहे दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्री हों, भाजपा के हों या दूसरी पार्टी के, वो गुजरात मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर जो सरकार थी जो गैर भाजपाई थी, कांग्रेस की, उसके जो सर्टिफिकेट्स मिले उसमें गुजरात को आगे माना गया। कई क्षेत्रों में उसकी प्रगति को, विकास को, आर्थिक विकास को, अमेरिका से विदेश मंत्री आ रहे हैं, कोई थाईलैंड से आ रहे हैं, कोई जापान से आ रहे हैं, कोई जर्मनी से आ रहे हैं, वो गुजरात में जाकर सर्टिफिकेट देते थे। इस दृष्टि से एक भारत को विकसित भारत बनाने का जो प्रयास है, उसके 25 वर्ष जिस तरह से हुए, और इसकी चर्चा में चूंकि कई बार कर चुका हो तो आप कहेंगे आप तो आज ये दिन है, लेकिन इसलिए फिर चूंकि, और पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा जो भाजपा के नहीं है, चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, और वो सीधे कभी प्रधानमंत्री होने का उनके बारे में दक्षिण भारत में सोचा जाता रहा है। राष्ट्रपति बनने के बारे में तो उनको लगा कि नहीं, अभी तो प्रदेश में ही वो अपना संघर्ष करते रहे। कितनी बार, 3 बार मुख्यमंत्री 4 बार रह चुके, उसके बाद भी वो आज भी मुख्यमंत्री पद पर हैं। एन.टी. रामाराव क्रांति का जो लाभ आंध्र प्रदेश को, उसके बाद जिस तरह उठापटक हुआ, मैं उसकी चर्चा नहीं करूँगा। वो यदि कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सही समय पर सही प्रधानमंत्री है, दोनों लेख लिख करके एच.डी. देवेगौड़ा जो बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, बिल्कुल अब एंटी थे, उनको ऐसा नहीं है, उनको राज्यसभा का कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है, फिर भी उन्होंने ऐसा लिखा। चंद्रबाबू नायडू जो भाजपा के नहीं है, वो भी अखबारों में लिख के साधारण रूप से, भाषणों में तो कहते ही हैं, वो मंचों पर भी आपने देखा होगा, एनडीए के साथी के नाते, तेलुगु देशम के नेता होने के बावजूद जिस तरह से उनका अपना एक टीडीपी जो है, उसके बाद भी जिस तरह से उन्होंने अपने को स्थापित किया हुआ है, ये एक अपने आप में वो, और उनके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। अब आप ये कहेंगे कि ठीक है, वो तो सब बातें तो पहले भी आप कह चुके हैं। इसलिए मैं कहूँगा, आने वाले 1000 दिन अब उस एजेंडे की बात करिए। जो कुछ किया गया है उसका तो हम जरूर कहेंगे, क्योंकि उसी के बल पर तो आगे भारत बढ़ रहा है। कोई सोच सकता था कि जम्मू कश्मीर 370 खत्म हो जाएगी पूरी आज़ादी के बाद? कोई सोच सकता था सिंदूर ऑपरेशन से माने भारत की सुरक्षा के लिए बांग्लादेश बना? उस समय युद्ध हुआ, 65 में युद्ध हुआ चीज, लेकिन इस्लामाबाद रावलपिंडी के जैसे कहते दरवाजे पर, जहां परमाणु भी हो या दूसरे हथियारों का हो, सेना का मुख्यालय हो, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जहां हो, उसके दरवाजे पर जाकर के भारत की सेनाओं ने चेतावनी दे दी, बम गिराए गए। उनके हवाई अड्डे के कई, लाहौर का और दूसरे इलाकों में बता दिया गया कि आगे बढ़ेंगे तो नहीं होगा।
ये भी एक नया अध्याय भारत की सुरक्षा के लिए लिखा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। और सिंदूर ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर 9 तारीख दूर नहीं, कल वहाँ जिस तरह से क्रांति की आवाज़ उठी है वो भारत की तरफ ही देख रहे हैं। वहाँ से वो मुक्त होना चाहते हैं पाकिस्तान से। अभी ये नहीं कह रहे हैं भारत की तरफ जाएंगे, लेकिन अंदर से तो उनको लग रहा है भारत की जो प्रगति भारत के जम्मू कश्मीर में हुई है, जिस तरह से लाखों पर्यटक वहाँ जा रहे हैं, कौन नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान ने जिसको गुलाम बना रखा है, जिस पर कब्जा कर रखा है, सेना कुचल रही है, वो लोग आ जाए। उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस सपने को साकार करना चाहते हैं, उस सपने को साकार करना चाहते हैं जो विकसित भारत की तरफ हो। तो इसलिए 1000 दिनों के लिए क्या एजेंडा हो सकता है? पहला तो ये कि भाई इतने वर्षों पहले संविधान में बना, वो जो बीच में अटक गया, कांग्रेस पार्टी दूसरी पार्टी के स्वार्थों से उनको लगा ये कैसे इनको मिल जाएगा, लेकिन अब पूरा हो जाएगा। महिलाओं को आरक्षण संसद में, लोकसभा में मिले, राज्यसभा में मिले, परिसीमन उसी हिसाब से जो संख्या लोकसभा में 800 से अधिक होकर के कैसे लाभ मिले और कैसे महिलाएं 33% आ जाए। अब बंगाल की क्रांति के बाद 20 सांसदों का एनडीए के साथ जोड़ने का पूरा लिखित पत्र ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष को देने के बाद राज्यसभा में भी जो सांसद हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का नीतिगत समर्थन करने को तैयार। डीएमके अलग बैठ गया, कांग्रेस ने जो उसको धोखा दिया। तो ये ऐसे बड़े जो महत्वपूर्ण काम हैं, ये तो आप सब भी चर्चा में, आप बहसों में सुनते रहे, ये होगा। लेकिन हाँ, ये भी चूंकि बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा मैंने कहा कि सिंदूर ऑपरेशन जारी रहेगा, ऐसे ही आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण के जरिए जो आयुष्मान भारत हो या किसानों को पैसा मिले या महिलाएं लखपति दीदी के बजाय करोड़पति दीदी हो, वो योजना है। जो घरों में गैस मिल रही है, चाहे वो अभी पेट्रोल संकट, डीजल संकट, उसके बाद भी कैसे उनको गैस का संख्या जो 4 करोड़ से जाकर के आते 13 करोड़ से अधिक जो संख्याएं हो गई है, उसका कैसे लाभ और ज़्यादा लोगों को, महिलाओं को मिले। गाँवों में, मेरे गाँव में जो क्यों खुशी होती, लोग मुझसे कहते हैं आप क्यों तारीफ करते हैं। जिन गाँवों में दूर दूर तक सड़कें नहीं थी, जहाँ मैं रहा हूँ, वहाँ सड़कों का जाल बिछा हुआ है। सुरंग का जम्मू कश्मीर में जो सुरंग लद्दाख को जोड़ने वाली बनी है, विश्व के इतिहास में -30 डिग्री में उसका निर्माण कार्य पूरा हो गया है। इसी आज 8 जून को रास्ता खुल रहा है। पहले सेना जाएगी, फिर जनता जाएगी। सर्दी के भीषण -25 में भी आप सुरंग से पार करके वहाँ से लद्दाख पहुँच जाए, जम्मू कश्मीर से। सड़कों का जाल दिल्ली से बम्बई, बम्बई से कलकत्ता, जहाँ जहाँ कह सकते हैं आप, चारों कोनों में जो सड़कों का जाल, संचार का, आर्थिक कल्याण, आर्थिक प्रगति तो इसी से होगी ना। सड़क होगी तो स्कूल होगा, स्कूल होगा तो अस्पताल होगा, अस्पताल होगा तो लोग स्वस्थ होंगे, स्वस्थ होंगे, योग करेंगे तो स्वस्थ होंगे। सब एक दूसरे से जुड़ी हुई योजनाएं हैं जो सामाजिक और आर्थिक कल्याण की दिशा की तरफ जा रहे हैं। और एक देश एक चुनाव, हर साल जो चुनाव में करोड़ों खर्च होता है, अनुमान तो लगाते हैं कि साहब 500-500 करोड़ तक खर्च हो जाता है कि चुनाव। कितना पैसा बचेगा आप सोचिए, 5 साल में कितने गुना हो जाएगा। 500-500 करोड़, लाखों करोड़ की बचत जहाँ होगी। वैसे भी भारत की जो चंद्रबाबू नायडू ने भी जिक्र किया, हमारी इकनॉमी जहाँ 11वें नंबर पर विश्व में थी, आज 4थे पर आ गई और 3रे पर पायदान पर रखी हुई है। 7% GDP की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में, और जैसा सिंदूर ऑपरेशन के बाद अब जम्मू कश्मीर में छुटपुट कुछ आतंकवादी घटनाएं हो जाएं तो बात अलग है, वरना बड़ी हिम्मत पाकिस्तान नहीं कर पा रहा है। सारी दुनिया में उसकी नाक कट चुकी है, वो भीख मांगता है सब जगह जा कर के। भारत ने कह रखा है कि हमारा ऑपरेशन रहेगा तो आतंकवाद पर नियंत्रण। और गृह मंत्री अमित शाह जो दाएं हाथ हैं, उन्होंने नक्सल समस्या का जो संकल्प लिया था वो मार्च 2026 में पूरा हो गया। छत्तीसगढ़ देखा है मैंने, जहां 5 किलोमीटर नहीं जा सकते थे, उसको मुक्त कर दिया माओवादी हिंसा से, नक्सल से। झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, कभी मतलब वैसे तो कई देश के, मध्य प्रदेश में भी कुछ उसका असर होता था, कभी बंगाल से तो निकला ही था, लेकिन इन 3-4 जो प्रदेशों में था उसको पूरा जड़ से नक्सल समस्या को समाप्त करके, और पिछले वर्षों में होता रहा, 10 वर्षों में, ऐसा नहीं है, कई इलाके मुक्त होकर के वहाँ सड़कें मैंने देखी, वहाँ रोजगार मिलता हुआ देखा मैंने, शिक्षा के सुधार होते हुए देखे मैंने, अस्पताल देखे।
इसलिए मैं कह सकता हूँ कि उन इलाकों में जहाँ जहाँ रास्ते खुले, जहाँ माओवादियों पर नियंत्रण हुआ, जहाँ उसे मुक्त किया गया, जहाँ वो सुरंग बिछाते थे, जहाँ नेता मारे जाते थे, जहाँ कांग्रेसी नेता खुद मारे जाते थे, वहाँ वही कांग्रेस सरकार और नक्सल को और अर्बन नक्सल पैदा तो आज भी करती है, लेकिन उससे निपटने का आगे एजेंडा जो भी है उसके लिए न्याय संहिता जो बदली, न्याय में जो पुराने घिसे पिटे काले कानून ब्रिटिश राज के थे उसे बदल करके जो नई न्याय संहिता आई है, अभी उसका और विस्तार होना है। उम्मीद किए जानी चाहिए कि आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि आप चाहे पर्यावरण की बात करें, चाहे नदियों के संरक्षण की बात करें, गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, पूरे जैसे आप कह सकते हैं यहाँ से लेके समुद्र हिंद महासागर, केवल हम ये कहते हैं कि साहब केरल का समुद्री तट, लक्षद्वीप का समुद्र, गोवा का समुद्र, महाराष्ट्र, मुंबई और गुजरात का समुद्र नहीं, ग्रेटर निकोबार, अंडमान के बाद लोग अंडमान पोर्ट ब्लेयर जाते समझते अंडमान निकोबार हुआ है। उस ग्रेटर निकोबार को जो एक नया की जो योजनाएं बड़े पैमाने पर है वो कैसे साकार होने की तैयारी पूरी है। लक्षद्वीप कैसे बदला है, कितने बड़े पैमाने पर पर्यटक वहाँ जाना शुरू करने की सारी सुविधाएं धीरे धीरे बढ़ती गई हैं। हिंद महासागर, पैसिफिक, जब हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात करते हैं तो भारत चाहे G20 हो, चाहे G7 हो, चाहे ब्रिक्स हो या यूनाइटेड नेशंस हो, कॉमनवेल्थ तो कुछ बचा नहीं है, लेकिन फिर भी इसीलिए यूरोप है, अमेरिका है, एशिया है, अफ्रीका है, और खास करके मुस्लिम इस्लामिक कंट्री देश, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, ईरान। देखिए जिस तरह के मुस्लिम देशों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुत्व की बात करते हुए जितनी अपनी धार्मिक आस्थाएं, भावनाओं के साथ भारत की भावनाओं को प्रकट करते हुए उन देशों में जितना उनको सम्मान मिला और जितने संबंध आर्थिक प्रगाढ़ होते गए इन देशों के साथ, ईरान और अमेरिका के बीच इतना झगड़ा होते हुए भी भारत के दोनों संबंध रहे। रूस के पुतिन, राष्ट्रपति पुतिन जो KGB के प्रमुख रहे, वो भारत कहते हैं ऐसा प्रधानमंत्री वही है जो विश्व की राजनीति पर बहुत असर डाल रहा है और जो सही दृष्टि से भारत को विकसित बढ़ा रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत की तरफ देखते हैं, वो सोचते हैं कि अब उनके साथ तनाव रखने के बजाय हमें व्यापार यदि आर्थिक दृष्टि से संबंध सुधारने हैं, वही है ठीक है। राजनीतिक कारणों से उस सीमा पर कुछ उछल कूद करते रहते हैं, उसे अमेरिका और ज़्यादा हवा देता है कि चीन से हमारी लड़ाई होने लगे। लेकिन भारत ने जिस तरह से प्रधानमंत्री ने सबसे पहले शी जिनपिंग को झूले में अहमदाबाद में बिठाया था, आज वो झूला सही माने में भारत का स्वागत करने के लिए शी जिनपिंग तैयार रहते हैं। भारत को कैसे उसमें हो, यदि शिक्षा में सुधार की बात है, यदि विश्व में जो भारत का डंका बजा है, तो आने वाले 1000 दिनों में जैसे कहते हैं 2029 के चुनाव से पहले जो नई क्रांति विकसित भारत की तरफ बढ़ रही है, सब उस पर आशा लगाए हुए हैं, विश्वास करते हैं कि ये केवल 4399 का आकलन न हो, आने वाले 1000 दिनों के जो एजेंडा है जिससे कि भारत विकसित भारत की तरफ बढ़ जाए, उसे पूरा करने का संकल्प मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उनके मंत्रिमंडल के सभी सहयोगी जो सहयोग नहीं करते हैं या सहयोगी ठीक से सफल नहीं हो रहे हैं, उनके लिए परिवर्तन या उनको नए जिम्मेदारी ये स्वयं प्रधानमंत्री ही तय कर सकते हैं। और लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से सफलता की तरफ बढ़ी है, चुनौतियां तो आगे रहेंगी। इसलिए मैंने एक साथ याद दिलाया कि सामाजिक सुधार, सामाजिक कल्याण, समाज में बदलाव और आर्थिक निरंतर प्रगति के लिए चुनौतियां भी चुनौतियां रहेंगी आने वाले 1000 दिनों में। उसे पार करने की क्षमता की संभावनाएं, उसकी पूरी आशा, विश्वास और शुभकामना ही कही जा सकती है। एडिटर साहब हम ये विराम देते हैं। एडिटर साहब देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को उसको फॉरवर्ड करें और आपकी कोई राय हो तो अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।